सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रैप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, सिर्फ आपकी डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर फर्स्ट। और ये सीरीज जो होगी सैंपल पेपर की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स करवाने का डिसीजन लिया है। इसके लिए मैंने आपसे एक पोल भी आस्क किया है कम्युनिटी टैब में और टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप पार्टिसिपेट कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको जो वीडियो है वो किस टाइप की देखने को ज़्यादा पसंद है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा बच्चों। आप जानते हैं अच्छे तरीके से 4 मई से आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट है। तो हमारे पास इनफ टाइम है, आराम से आपका पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस सैंपल पेपर के बारे में। तो अब की बार बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप पेपर देने जाओगे तो आपको जो इंस्ट्रक्शन होगी पेपर के स्टार्टिंग में जो दी होती है उसे अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसका रीजन है क्योंकि अब की बार सिलेबस भी आपका रिड्यूस हुआ है, जो पेपर का पैटर्न है उसके अंदर भी थोड़े चेंजेस देखने को मिले। तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वो कुछ इस टाइप की आएगी आपकी जो सीबीएसई ने आप बच्चों को प्रोवाइड कराई है। देखिए कि आपके जो सेट होंगे वो एबीसी पार्ट में डिवाइडेड होंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, यानी एमसीक्यू से रिलेटेड होंगे 1 मार्क के। और सेक्शन जो बी होगा यानी पार्ट बी होगा वो पैसेज वाला होगा जिसके अंदर 17 18 ये 2 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के होंगे। पैसेज जो होंगे इसके अंदर 4 क्वेश्चन एक से पूछे जाएंगे। कहने का मतलब जैसे 17 है ना, तो 17 के अंदर 4 क्वेश्चन है। तो अभी आपको दिख जाएगा, मैंने प्रॉपर आपको कंप्लीट करा रखा है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और सी पार्ट आपका कॉमन वाला है जैसे पहले की तरह आता था। तो 19 से 22 जो होंगे वो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको जो वर्ड्स की लिमिट है उसे ध्यान में रखना है कि 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी तरह 23 से 27 वाला 4 मार्क्स का होगा, 100 की लिमिट दे रखी है। 28 और 29 जो आएगा वो कार्टून और मैथ से रिलेटेड होगा। और लास्ट जो होगा वो होगा आपका 30 से 32 6 मार्क्स का। तो इसके अंदर आपके टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक ऑप्शन वाला भी आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो 150 से ज्यादा वर्ड्स की लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार बच्चा गलती कर आता है, तो आपको नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं जो काफी होने वाली है मजेदार। और इसके जो पीडीएफ आएंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो यहां पर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो 1 मार्क एमसीक्यू होते हैं उसकी मैंने कंप्लीट फर्स्ट बुक करा दी है, प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगी। साथ ही आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप जानते हैं कि शुरुआत के जो 16 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपके ऑप्शन वाले भी देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेंगे, और भी जो टाइप्स होते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड वो सभी देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल दूसरे विश्व युद्ध का समय है। तो देखिए ऑप्शन 1935 से 1945, 1939 से 1945, 1940 टू 1950 या फिर 1945 टू 1950। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, 1939 टू 1945। ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। और फर्स्ट की बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1914 टू 1918, यानी 1914 से 18 के बीच में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, खालिस्तान को भरे। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और डैश के बीच चले वैचारिक युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। तो सोवियत संघ उसका करेक्ट आंसर है। आप जानते हैं दोनों ही अलग अलग विचारधारा से संबंधित है, एक पूंजीवादी दूसरा साम्यवादी। तो आपको ये पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूएनसीटीएडी का पूरा नाम बताइए। तो ये आपका रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि एमसीक्यू की सीरीज के अंदर ये मैंने आपको बताया था चैप्टर वाइज, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बी बात करता है यूनाइटेड नेशंस कॉम्प्लेक्स ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी बात करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और डी बात करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डिपार्टमेंट। तो देखिए बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं। एमसीक्यू की यही खास बात होती है कि वो इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है कि सभी आंसर इसके ठीक लगते हैं, बट आपको एक छोटी सी यहां पर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी आप करेक्ट आंसर पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट नहीं डेवलपमेंट, विकास, ठीक है। तो आपको ये पता होना जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल यूगोस्लाविया नेता का जो नाम था वो क्या था, ये आपको बताना जरूरी है। तो गुट निरपेक्ष आप जानते हो ना कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो ये शीत युद्ध के दौरान ही बना था, जब अमेरिका और सोवियत संघ हर देश को अपने अंडर में लेना चाह रहे थे कि हमारा साथ दो। तो इसी कारण एशिया अफ्रीका के जो देश थे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो यहाँ पर यूगोस्लाविया के नेता का नाम पूछा गया। ऑप्शन देखिए, वानिया नकुरमा, कर्नल नासिर, जोसेफ ब्रोज टिटो या फिर डॉक्टर सुकर्नो। तो यूगोस्लाविया नेता का जो नाम था वो था जोसेफ ब्रोज टिटो। आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताना है। तो ऑप्शन देखिए, पाउंड, डॉलर, यूरो या फिर रियाल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरो है। और पाउंड जो है वो आपकी इंग्लैंड में है, डॉलर अमेरिका और साथ ही ऐसे बहुत सारे देश है जहां पे डॉलर चलता है, और रियाल जो है वो सऊदी अरब में है। ठीक है, तो आपको ये पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों की आसियान की स्थापना किस घोषणा के तहत की गई थी। ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑप्शन देखिए, बैंकॉक घोषणा, सिंगापुर घोषणा, इंडोनेशिया घोषणा या फिर मलेशिया घोषणा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक घोषणा के तहत आसियान की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर 5 देश इंक्लूडेड थे। क्या आप मुझे कमेंट करके उन 5 देशों के नाम बता सकते हो? ये मैंने सेकंड टाइम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एमसीक्यू कराते वक्त भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सोवियत संघ के विघटन के 7 साल बाद किस गणराज्य में हिंदुस्तानी फिल्में अधिक प्रसिद्ध हुई थी। ऑप्शन देखिए, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की जो लोकप्रियता थी वह काफी तेजी से बढ़ी थी। यहां पर फिल्म यानी हिंदुस्तान में फिल्म रिलीज नहीं होती थी, उसी टाइम वहां पे जो रील्स होती थी पहुंचा दी जाती थी, क्योंकि लोग इतने दीवाने जो हो चुके थे भारतीय फिल्मों के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाग्यवतु से चिर प्रतिष्ठित भेंट भाषण जो था वो किस नेता के द्वारा दिया गया था। इंग्लिश में इस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने ही 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को यह भाषण दिया था 1947 में। तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए हर एक चीज। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिए गए कथन को सही करके पुनः लिखिए, यानी कि दोबारा से लिखिए। यहां पर आपको एक गलत स्टेटमेंट दी जाएगी, उसे आपको करेक्ट करके लिखना है। तो देखिए, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1955 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी। तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें गलत क्या है। तो देखिए, योजना आयोग की जो स्थापना थी वो मार्च 1955 में नहीं बच्चों, मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर है। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। अब हालांकि योजना आयोग का नाम अब बदल चुका है, अभी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो अब से पहले अभी मैंने आपको योजना आयोग के बारे में बताया था। जी हाँ, योजना आयोग का ही नाम रिचेंज करके नीति आयोग किया गया था। तो अब बात होती है कि इसका गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, 13 अगस्त 2015, 13 अगस्त 2013, 13 अगस्त 2014 या फिर 13 अगस्त 2012। तो यहाँ पर डेट तो सही है बिल्कुल, लेकिन जो साल है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 13 अगस्त 2014 को नीति आयोग का गठन किया गया था, ये आपको पता होना जरूरी है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग में पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो शुरुआत से अध्यक्ष रहा है वो प्रधानमंत्री ही रहा है। तो नीति आयोग का जो गठन किया था वो देश के अभी जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी द्वारा ही किया गया था। और एक सिंपल सा क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया था। तो आपको अब पता ही चल चुका है। ऑप्शन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर विकास आयोग। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। ऑप्शन देखिए, 1950, 1954, 1956 या फिर 1958। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1954 में भारत और चाइना के बीच पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अंदर 5 बातें रखी गई थी, जो कि शांति सह अस्तित्व से जुड़ा हुआ सिद्धांत था। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए कथन को सही लिखिए। तो फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए,
कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और अमेरिका के बीच सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको रॉन्ग चीज आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और अमेरिका नहीं, रूस के बीच सहयोग से स्थापित किया गया था। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है राजस्थान। जगह कौन सी है? पोखरण। 1998 में किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, जो कि 1 मार्क से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। दक्षेश का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षेश मतलब दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में सार्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, भूटान, श्रीलंका, भारत और काठमांडू। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू। अगर यहाँ पर काठमांडू नहीं होता, अगर नेपाल होता, तब भी ऑप्शन जो होता वो करेक्ट होता, क्योंकि नेपाल की जो राजधानी वो काठमांडू ही है। तो कंफ्यूजन करने के लिए बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दे भी दिए जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है वो आपका पैसेज से रिलेटेड है। तो अब से पहले क्या होता था, बच्चों को पैसेज में से आंसर को सर्च करके लिखना होता था, लेकिन अब की बार आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपको टिक लगाना पड़ेगा। पैसेज में ही आपको ऑप्शन वाले मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, वैसे भी ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल से है, अगर आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो। इस गद्यांश में किस क्षेत्र को इंगित किया गया है? पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया या फिर दक्षिणी अफ्रीका। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है दक्षिणी एशिया के बारे में इसमें बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका सेकंड पार्ट बात करता है कि किन दो देशों को बाहर की शक्तियों के रूप में संदर्भित किया गया है। ऑप्शन देखिए, चाइना और अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो है ये तो आपको आराम से मिल भी जाएगा, यहां पर दे भी रखा है, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनको बाहरी शक्ति के रूप में संदर्भित किया गया है। थर्ड पार्ट में बात की गई है कि कौन से दो देश एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश माने जाते हैं या फिर है। तो ऑप्शन देखिए, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और रूस, माफ कीजिएगा चीन और रूस, या फिर यूएसए और रूस। तो बात हो रही है यहाँ पे एशिया महाद्वीप की। तो आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और चाइना भी आता है, लेकिन बड़े देश की बात हो रही है तो भारत और चाइना, जिनकी जनसंख्या 135 करोड़ से आज के समय सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये बड़े देश माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और लास्ट है कि पाकिस्तान के साथ चीन की रणनीतिक साझेदारी किस देश के लिए एक बड़ी अड़चन है। ऑप्शन देखिए, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार। तो ये तो हर एक बच्चा आराम से बता ही देगा कि हमारे जो एनिमी है, दुश्मन जो है वो कौन है, चाइना और पाकिस्तान ही है। तो तकलीफ किसे होती है? भारत को होती है जब कोई ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका पैसेज से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आएगा। अभी एक और है आपका पैसेज, एग्जाम में आपको 2 पैसेज तो देखने को मिलेंगे 8 नंबर के, तो 4 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसे भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो देखिए, आसियान की जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन देखिए, 1966 में, 1967 में, 1968 में या फिर 1969 में। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। और अगला इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि आसियान का आपको पूरा नाम बताना है। तो बिल्कुल इसकी सिंपल सी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही दे रखा है। और इसके तीसरे की बात करें तो आसियान का जो उद्देश्य वो क्या है। आसियान क्या बात करता है? राज्यों के भीतर एक साझा बाजार और उत्पाद आधार तैयार करना। आसियान राज्यों के भीतर सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। और सी बात करते हैं ए और बी तीनों। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव चीजें बता रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों के बारे में बात करता है। और लास्ट जो है कि कौन से देश आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र पर बातचीत करने के लिए पहले से तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए ऑप्शन, अमेरिका और चाइना, अमेरिका और चिली, चीन और पाकिस्तान या फिर अमेरिका और बांग्लादेश। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये है हमारे 2 पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से
समझ भी आ चुके होंगे और आपको आंसर तो ऑलरेडी पता ही चल चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा बच्चों, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो है आप ही के लिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, और मार्क्स तो आपके वैसे भी आ ही जाते हैं आप इतनी मेहनत से जो पढ़ रहे हो। यहां से हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, जिसमें आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 2 मार्क्स से रिलेटेड, 4 मार्क्स से रिलेटेड और 6 मार्क्स से रिलेटेड होंगे, और साथ ही कार्टून मैप से रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो दो ध्रुवीयता विश्व से आपका क्या अभिप्राय है और इसका अंत कब हुआ था। ध्यान रखना 2 नंबर वाले क्वेश्चन 40 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान जो विश्व था वो 2 गुटों में बढ़ गया था, जिसका नेतृत्व अमेरिका जो कि पश्चिमी विचारधारा से संबंधित था और सोवियत संघ जो कि पूर्वी विचारधारा से संबंधित था, इनके द्वारा किया गया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही 2 ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया था। अमेरिका जो था वो विश्व में महाशक्ति देश के रूप में उभर कर आया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा आंसर दे दिया, खत्म बात। यही क्वेश्चन अगर 4 नंबर में होता तब आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन और कर सकते थे। ठीक है, तो जितना पूछा जाए उतना लिखना है, तभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्तमान में सत्ता के जो नए केंद्र है वो कौन कौन से माने जाते हैं, स्पष्ट करना है आपको। तो सबसे 1 नंबर का क्वेश्चन तो वो कौन कौन है, तो भारत और चाइना जो है वह सत्ता के नए केंद्र हैं। जैसे कि दोनों ही देश जो है जनसंख्या की दृष्टि से काफी टॉप पर है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भारत और चाइना में निवास करती है, यानी अलग अलग है दोनों की। ठीक है, साथ ही ये दोनों जो देश है तकनीक और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि करते जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें सत्ता के नए केंद्र माना जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वतंत्रता के समय देश को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो 1947 में भारत आजाद हुआ था। पहली जो थी वो थी कि भारत को एक सूत्र में बांधना। कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, एक पाकिस्तान नया देश निकल के आया था। ठीक है, तो उस समय भारत के लोगों को एकजुट करना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा था कि लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरा था कि सभी वर्गों की भलाई के लिए कार्य करना। जो लोगों के धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी को एकजुट होकर लेके चलना था। तो ये सभी चुनौतियां स्वतंत्रता के समय देश की प्रमुख चुनौतियों में गिनी गई थी और भारत ने इन सब का सामना भी किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रीय आपातकाल के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए आप। तो आप जानते हैं कि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के द्वारा लगाया गया था ये आपातकाल। तो 2 प्रभाव कौन से थे, देखिए इसमें पहला है कि आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति को परामर्श नहीं दिया गया, यानी उससे कोई बात ही नहीं की गई, बिल अपनी मर्जी से लगा दिया गया। आपातकाल में न्यायपालिका भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं आपको मौलिक अधिकार बताए थे या आपको पता भी होंगे, तो उसके अंदर जो आपका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके अंदर यही तो बात की गई है कि अगर व्यक्ति के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होती है तो वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन इमरजेंसी में न्यायपालिका भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई थी। और लास्ट है, जो नौकरशाह और पुलिस थी उनकी कमजोरियां खुलकर बाहर आई थी, यानी कि वह सरकार के कहने पर काम कर रहे थे, ना कि लोगों की देखरेख में। ठीक है, जो उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिल रहे थे उन्हें वही करना पड़ रहा था। तो इससे क्या था, भारत के लोकतंत्र की धज्जियां भी उड़ी थी, कमजोरियां भी सामने आई थी। इसे काला दिन, ब्लैक डे के नाम से जाना भी जाता है भारत के इतिहास में। तो बच्चों ये तो थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 4 मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में, यानी दशक होता है 10 साल, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के क्या कारण थे। कोई 4 आपको कारण बताने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो जो आम चुनाव करवाए गए थे वो 1951 और 52 में कराए गए थे। तो लगातार 4 बार जो कांग्रेस थी ना वो जीत गई थी। अब इसके पीछे रीजन क्या था कि हर बार यार एक ही पार्टी बार बार जीतते जा रही है, वो आपको बताने हैं। तो देखिए, पहले आपको हेडिंग डालने पड़ेगी कि स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के निम्नलिखित कारण थे। तो पहली जो हेडिंग होगी वो होगी स्वाधीनता संग्राम में भूमिका। तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे कुछ इस टाइप से कि कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में यानी 1885 में की गई थी। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से भी निकल जाता है।
और इस दल ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहने का मतलब कि कई बार जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास रहा है और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है उसे एक ही माना जाता था। इसके पीछे रीजन था कि जो देशव्यापी आंदोलन किए गए थे नेशनल लेवल पे, उदाहरण की बात की जाए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी कांग्रेस के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है। और दूसरा है कि आंदोलन में अग्रणी नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले अग्रणी नेता चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, तो इनकी विजय तो हर हाल में होना जरूरी था क्योंकि इतना बड़ा जो इतिहास रहा है। तीसरा है कि कांग्रेस एक सुसंगठित दल के रूप में, जैसे कि कांग्रेस शुरुआती दशकों में एक सुसंगठित दल था जबकि अन्य दल अपनी रणनीति में सोच ही रहते, तो कांग्रेस अपना चुनाव प्रतिनिधि अभियान कर देती थी। यहां तक कि अनेक दलों का निर्माण स्वतंत्रता के बाद हुआ था और कांग्रेस इकलौता दल था जो स्वतंत्रता से पहले ही चलता आ रहा था। यहाँ पर एक और दल है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, जो कि पहले से ही था अपवाद के तौर पे, लेकिन कांग्रेस जो था वो अकेले ही अपनी पहचान बनाए रखा हुआ था। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, तो कांग्रेस में शुरुआती से ही हर वर्ग, क्षेत्र, विचारधारा, भाषा और हितों के लोग शामिल थे। इनके सदस्य नरमपंथी, क्रांतिकारी, वामपंथी, दक्षिणपंथी सभी इंक्लूडेड थे। इस कारण इनको एक ऐसी असाधारण शक्ति प्राप्त हुई। तो स्वतंत्रता के बाद भी यह रूप जारी रहा जिसके कारण कांग्रेस पार्टी जो थी वो शुरुआती दशकों में दबदबा कायम कर पाई। और आज के समय आप कांग्रेस की हालत देख सकते हो, जहां पर दिल्ली में लगातार इलेक्शन जो थे 0 सीटें इन्हें देखने को मिली। तो आप समझ सकते हो कि पहले का दौर और अब का दौर कितना ज्यादा डिफरेंट है कांग्रेस पार्टी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय राजनीति में राम मनोहर लोहिया का योगदान आपको बताना है। तो ये जो टॉपिक है ना अब की बार नया ऐड किया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो जितने भी नए टॉपिक है वो आपके एग्जाम में तो आने वाले हैं, तो उनकी जो वेटेज होगी यानी परसेंटेज होगी, चांसेस वो एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना है आपको। तो देखिए क्या योगदान था राम मनोहर लोहिया का। तो सबसे पहले इनके बारे में छोटा सा इंट्रो आपको देना जरूरी है। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह समाजवाद यानी सोशलिज्म की विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। इसी कारण उन्होंने हमेशा जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात कही थी, यानी कि समाज के अंदर जाति नहीं होनी चाहिए, ऐसा वह मानते थे। राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारक होने के साथ वह राजनीतिक मौलिक चिंतन और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे। तो ये सारी जानकारी छोटी सी आपको लिखना एग्जाम में जरूरी है। उसके बाद आप लिखोगे राम मनोहर लोहिया का राजनीति में योगदान। तो पॉइंट वाइज आपको मैं बताता हूं ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे। 1967 में भारत के अनेक राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार उन्हीं की ही देन थी। 1967 में विरोधी दलों का एकजुट होना भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था और लोहिया ने कांग्रेस के शासन पर सवाल उठाए थे और कहा था कि कांग्रेस जो है वह अलोकतांत्रिक और गरीब हितों के खिलाफ हो रही है। अधिक समय तक की सत्ता ने कांग्रेस को अधिक न्यायवादी बना दिया है। इस आधार पर गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए केंद्र में 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी थी। क्योंकि आप बच्चे ये तो जरूर जानते होंगे कि जो इमरजेंसी थी 1975 में लगी थी, 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो ये तो सभी को पता चल चुका था कि इंदिरा गांधी जो है वह हारने वाली है। तो इसलिए पहली बार एक ऐसा दल उभर के आया जो कि कांग्रेस नहीं था, जिसे गैर कांग्रेस कहा गया था। हालांकि ये आगे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और दोबारा से सत्ता में इंदिरा गांधी की वापसी हो चुकी थी क्योंकि सरकार गिर गई थी इनकी। तो ये बातें भी आपको चैप्टर के अंदर मैं जरूर बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1975 में आपातकाल लागू किए जाने की आर्थिक पृष्ठभूमि का आपको वर्णन करना है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो आपातकाल वाला क्वेश्चन है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के आ ही जाता है। तो आप समझ सकते हो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आर्थिक पृष्ठभूमि की हो रही है, तो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से समझा देता हूं। तो क्या था कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु देश की जो आर्थिक दशा हो रही थी, जैसे कि बांग्लादेश के संकट से न केवल 80 लाख लोग
पूर्वी पाकिस्तान से भारत है, बल्कि भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। इससे क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर भारी जोर आ गया। आप जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, लेकिन भारत को युद्ध भी करना पड़ा था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उस समय पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी पाकिस्तान आज के समय बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पता होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर प्रकार की सहायता बंद कर दी थी, क्योंकि इस युद्ध के अंदर जो सारी हेल्प करी थी ना भारत की, वो सोवियत संघ द्वारा की गई थी। इस कारण अमेरिका चिढ़ गया था। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि से अन्य वस्तु की कीमतों में भी वृद्धि हुई, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर किसी एक वस्तु की मांग जब ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक ऊपर हो जाती है। चौथा पॉइंट है कि 1973 में वस्तुओं की कीमत में 23% और 1974 में 30% तक की वृद्धि देखने को मिली थी। औद्योगिक विकास की जो दर थी उसमें भी कमी आई, जिससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई। साथ ही खर्चे को कम करने के लिए कर्मचारियों के वेतन को रोकने से उनमें असंतोष फैल गया। अगर किसी की सैलरी रोकी जाएगी, काटी जाएगी, तो वो खुश तो नहीं होगा। 1972-73 का जो मानसून था उस समय का, वो भी असफल रहा था, क्योंकि भारत के अंदर ऑल टाइम मानसून नहीं आता, 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए ही आता है, और इसमें ही साल भर की फसल को करना पड़ता है। असर यह हुआ कि कृषि की पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिली। खाद्यान्न का जो उत्पादन था वह क्या हो गया, 8% से भी कम आ गया। तो इस कारण भारत को आर्थिक दृष्टि से काफी ज्यादा लॉस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के 4 कारण आपको लिखने हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बता देता हूं, 2012 में बोर्ड का एग्जाम दिया था मैंने, तब भी ये क्वेश्चन 4 नंबर में ही पूछा गया था। और ना जाने कितनी बार बोर्ड का ये पसंदीदा क्वेश्चन है, वो हर बार दे ही देते हैं, तो अब की बार भी दे ही सकते हैं। तो आपको तो ग्रांटेड लेना ही नहीं है बच्चों, ठीक है। हालांकि आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा, डायरेक्ट मत लिखना। तो हालांकि अपने परमाणु हथियारों और सैन्य के बल पर महाशक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि एशिया तथा अफ्रीका, यहां तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्तियों का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर भी महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी, जिसके निम्नलिखित कारण है। तो देखिए वो किस प्रकार से दिए गए हैं। तो महाशक्तियां छोटे देशों के भूभाग का प्रयोग करती थी, वह वहां से अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर पाती थी। महाशक्तियां छोटे देशों से अपने सैनिक ठिकाने यानी अड्डे जो होते थे वह स्थापित करती थी, ताकि वहां से वह एक दूसरे की जासूसी कर सके। साथ ही महाशक्तियां छोटे देशों के महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल और खनिज का प्रयोग करके लाभ उठाती थी, और छोटे देश महाशक्तियों के सैन्य खर्च को वहन करने में आर्थिक रूप से सहायक भी हुआ करते थे। और लास्ट है कि विचारधारा के कारण भी यह देश महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इससे पता चलता था कि कौन सा देश उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थन है, यानी कि या तो वह सोवियत संघ की तरफ है या फिर अमेरिका की तरफ है। तो ये कहा जाता था आलोचकों का कि भारत जो है ना वह एक प्रकार से सोवियत संघ का ही हिस्सा बना है, क्योंकि उसके साथ जो उसका संबंध रहा इस पूरे शीत युद्ध के दौरान वो बिल्कुल पॉजिटिव यानी काफी अच्छा वाला रहा। और बड़े बड़े उदाहरण भी देखने को मिले, जैसे 1971 में सोवियत संघ का अमेरिका को लताड़ कर भारत का साथ देना। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों की मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो वो आपकी सेकंड बुक का लास्ट लेसन से लिया गया है। तो क्या बात की गई है कि 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया था, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो मुख्य सिफारिश है ये थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी कहते हैं उनको सरकारी नौकरियों में 27% तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। भूमि सुधार को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो क्या हुआ कि 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्र सरकार और उसके उपकरणों की नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का निर्णय लिया। इससे क्या हुआ कि देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी आंदोलन हुए, यानी लोगों को ये पसंद नहीं आया। और एक केस भी जुड़ा था जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस। तो इस केस के द्वारा न्यायालय में इसको चुनौती भी दी गई थी, लेकिन 1992 नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा, और उसके बाद यह पूरे देश में लागू हो गया और आज तक चल ही रहा है बच्चों। तो ये मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें थी, जिसका जो मेन अगर हाईलाइट किया जाए वो आरक्षण से रिलेटेड ही था, क्योंकि
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा भी ऐसे लोग थे जो कि काफी नीची जाति से थे और समाज में उनकी जो दशा थी वो सही नहीं थी, तो इसलिए उन्हें पिछड़े वर्ग में गिना गया और उन्हें भी सरकारी नौकरियों में 27% तक आरक्षण देने की बात की गई। अब बात करते हैं बच्चों मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि है हमारा 28। तो आपको जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चे ना लोकेशन गलत लिख देते हैं या उन्हें क्वेश्चन जो कह रहा है वो समझ नहीं आता। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको मैप को समझना है, फिर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि भारत के दिए गए मानचित्र में ABCDE राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए। तो नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आपको उन्हें पहचानना है और उनके नाम, प्रयोग की जानकारी के क्रम, संख्या तथा संबंधित अक्षर को दी गई तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपके सामने ये टेबल दे दी जाएगी जहां पर प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या होगी, संबंधित अक्षर क्या है, राज्य का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो अब जरा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आपको मैप दे रखा है, ABCDE के ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को आइडेंटिफाई करो। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, उसके साथ साथ आपको बताते रहता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिए गए कि सरदार पटेल का गृह राज्य कौन सा है, पोटी श्री रामुलु से संबंधित राज्य कौन सा है, वह राज्य जहाँ का जो शासक बौद्ध चंद्र था उसका बताना है। चौथा है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया है और 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन से प्रभावित हुआ राज्य कौन सा है। तो 5 क्वेश्चन, 5 ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कहां पर किस तरीके से है और उन्हीं के साथ में आपको उसका मिलान करके लिखना है। तो देखिए मैं आपको 1 बाय 1 करा देता हूं। जो यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है वो तो बिल्कुल सेम दी गई है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर जो संबंधित अक्षर है, अल्फाबेट है, वो आपको सही लिखने पड़ेंगे। तो पहले वाले के अंदर जो आएगा वो आएगा आपका सरदार पटेल का गृह राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं संबंधित अक्षर जो है वो ए है और ए जो लोकेशन है वो कौन सी है, राज्य का नाम गुजरात है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहेगा। दूसरे में अगर बात करें तो पोटी श्री रामुलु की संबंधित राज्य, तो ये जो थे बच्चे वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो संबंधित अक्षर जो है इनका वो है सी। और तीसरे में बात करें वह राज्य जहाँ का शासक बौद्ध चंद्र था, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी जो संबंधित है और राज्य का नाम है मणिपुर। और चौथे नंबर में बात की गई है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहां से अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था, तो ये तो हर बच्चा जानता है, तो ये सबसे उत्तर में है, ऑप्शन है इसका ई। और राज्य का जो नाम है वो है JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर एक एक्सेप्शन या फिर एक नई जानकारी ऐड कर देता हूँ, जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, राज्य नहीं रहा है जब से 370 धारा हटी है वहां से। और लास्ट है बच्चों की 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन से जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था वो कौन सा था, तो बिल्कुल इजी सा है, इसका जो अल्फाबेट है मिलता हुआ वो है ऑप्शन डी। तो पंजाब जो था वह सबसे प्रभावित राज्य हुआ था क्योंकि पंजाब बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही है। तो ये था बच्चों आपका मैप। आई होप कि आपको अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा। तो अभी हमने फिलहाल बात करी थी मैप से रिलेटेड, अब हम बात करेंगे कार्टून से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अलग से कार्टून और मैप की सीरीज आप बच्चों के लिए लेके आऊँगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, 1 या 2 वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आपके मैप और कार्टून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्टून को आपको ध्यान से अध्ययन करना है यानी पढ़ना है और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए उनका आंसर लिखना है। 5 नंबर का ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो कार्टून बिल्कुल पॉपुलर है। तो ये जो वॉल है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की है। तो आगे जो दिखाया गया वो ड्रैगन है, तो आप जानते हैं कि चाइना ड्रैगन बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो इस कार्टून में दर्शाया गया कौन सा भाग चीन से संबंधित है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो चीन के उत्तरी भाग में स्थित है। तो 1 नंबर में आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। कार्टून के आधार पर आपको चीन की शक्ति का आंकलन करना है। तो बिल्कुल चीन की शक्ति का आंकलन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ये जो वॉल है ना वो ये दर्शा रही है या मैसेज दे रही है कि किस प्रकार वह आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति कर रहे हैं और भविष्य में वह अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर सकता है। और लास्ट है कि चीन विश्व की अगली महाशक्ति हो सकता है। इस कथन के आपको 2 तर्क न्याय उचित ठहराने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर तो मैं 3 दे देता हूँ। 1978 में उसने खुले द्वार की नीति को अपनाया, 1982 में खेती का निजीकरण किया, 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया और उसके साथ ही वह विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। और आप जानते हैं कि आज के समय चाइना कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है।
अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम के अंदर आपकी रीड होती है, यानी कि अगर आप इन क्वेश्चन को छोड़ के आते हो तो इतना ज़्यादा लॉस होता है कि आप भूल जाइए कि आपके 80 में से 60 नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि 18 नंबर के तो ये खुद ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 के साथ शुरुआत करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणाम बताइए। एक खास बात इनकी ये होती है कि ये बड़े इजी होते हैं बच्चों, ठीक है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। कब हुआ था? जी हाँ, 1991 में। तो इसके विघटन के निम्नलिखित परिणाम कुछ इस प्रकार से है। वन बाय वन मैं आपको पहले बता देता हूँ, हेडिंग आपको ऊपर डालनी पड़ेगी, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलना, कहने का मतलब शीत युद्ध के दौरान क्या था? दो प्रकार की संभावनाएं थी, जैसे एक ध्रुवीय विश्व जो कि अमेरिका था, दो ध्रुवीय विश्व जो कि सोवियत संघ था, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर 16 गणराज्य शामिल थे। 1991 में उसका विघटन हुआ, सब आजाद हो गए, लेकिन जो रूस था वो सबसे बड़ा था। विघटन के बाद अब अमेरिका अकेली महाशक्ति रह गया था। परिणाम क्या हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई, ये सभी जानते हैं। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अमेरिका की प्रतिष्ठा और उसका बल अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली बन गई, और साथ ही विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकत और उनकी सलाहकार बन गई, क्योंकि यह उन्हें ऋण दिया करती थी। तीसरा है उदारवादी लोकतंत्र। तो राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। लोगों का जो साम्यवादी विचारधारा में विश्वास था वह कम हो गया, या यूं कहा जाए खत्म हो गया, और सोवियत संघ केंद्र की सत्ता का अंत हो गया। भारत भी क्या था? समाजवादी तो था, लेकिन 1991 में आर्थिक नीति को अपना के उसने भी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में अपना हाथ रख दिया। और चौथा है कि सोवियत संघ का विघटन, तो जी हाँ, पूर्वी संघ के गणराज्यों को एक सत्तावादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक शॉक थेरेपी द्वारा पहुंचाया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि इन देशों ने मुक्त व्यापार, वित्त खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तन को भी अपनाया। तो शॉक थेरेपी का मतलब आपको पता है ना, कि सदमा देके उसका इलाज करना। तो इन देशों के साथ भी कुछ ऐसे ही किया गया था। पहले तो सोवियत संघ का विघटन कर दिया, फिर उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जो कि इस गणराज्य में शामिल थे। और सबसे जो मेन पॉइंट निकल के आता है विघटन में, वो है नए देशों का उदय। तो हर बार मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि जो सोवियत संघ था वह 16 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, वो तो उसका एंड हो गया, तो सभी आजाद हो गए। तो इससे क्या हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के कारण नए देशों का उदय हुआ, जिनकी अपनी एक पहचान थी, अपनी एक पसंद थी। यह बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश जो थे, यह सभी यूरोपीय संघ और नाटो से संबंध रखना चाहते थे। मध्य एशिया जो कि अरब कंट्री जिसके अंदर ज्यादा आती है, उन्होंने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ अपनाने के लिए रूस के साथ अपने संबंध को जारी रखे। साथ ही पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, चीन आदि से भी अपने संबंध को बनाए रखा। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी सामने उभर कर आए, और प्रत्येक देश की हित, पहचान, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं भी अलग अलग थी। तो ये सभी जो परिणाम थे वह सोवियत संघ के विघटन के बाद उभर कर आए थे। आई होप कि आपको अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करता है कि इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त करने के प्रमुख कारण को आपको स्पष्ट करना है कि ऐसा क्या था कि 1971 में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इतनी शानदार सफलता प्राप्त करी थी। आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो देखिए, 1971 के आम चुनाव में नई कांग्रेस का एक निश्चित एजेंडा और कार्यक्रम था, यानी उसके बाद दिशा निर्देश थे कि वह आगे ऐसा काम करेगी। तो इंदिरा गांधी ने देश भर में भ्रमण किया, यानी दौरा किया, और कहा कि जो ये हमारा ओपोजिशन है, विपक्षी गठबंधन है, उनके पास सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, वो है इंदिरा को हटाना। ठीक है। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का निम्नलिखित रूप से सकारात्मक कार्यक्रम पेश किया, जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया। वह इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा की परिसमन आय और अवसरों की असमानता पृथ्वी पर की समाप्ति पर उन्होंने जोर दिया। गरीबी हटाओ से वंचित वर्ग, विशेष रूप से जो भूमिहीन, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नवयुवक थे, उन्हें उनका समर्थन प्राप्त हुआ, जो कि उन्होंने पूरा प्रयास भी किया था इसे पाने के लिए। गरीबी हटाओ का जो नारा और इससे संबंधित कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी, और इसके द्वारा वह देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की नींव रखना चाहती थी, जिसमें वह सफल भी हुई। तो यहां से निकले थे 1971 के लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ इस प्रकार कि कांग्रेस और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गठबंधन को पिछले जितने भी 4 आम चुनाव हुए थे उनमें सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस गठबंधन को लोकसभा में 375 सीटें मिली, और वोट का जो परसेंटेज था वो 48% था। वहीं कांग्रेस आर ने 352 सीटें जीती, जिसका वोट परसेंटेज
44% था और कांग्रेस ओ जो थी उसे केवल 16 सीटें प्राप्त हुई। ग्रैंड अलायंस जो था उन्हें सिर्फ 40 सीटों से भी कम सीट प्राप्त हो पाई। तो यहाँ पर कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ जो है ये भी एक अपने आप में अलग से टॉपिक है। तो कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की थी और कांग्रेस ओ जो थी वह उनके ही संगठन के अंदर जो दूसरे लोग थे उनकी थी। क्या था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य, पार्टी के जो नेता थे वो ये था कि इंदिरा गांधी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हम अपना अंदर अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी तो मतलब सबसे ऊंची पोस्ट की निकली, उन्होंने सबकी धज्जियां उड़ा दी। तो इसलिए कांग्रेस का ही विभाजन हो गया था आर और ओ में। इस 1971 के लोकसभा के चुनाव परिणाम में ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाली जो है वो असली कांग्रेस है। और ये भी हुआ था कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो विपक्षी नेता थे ना, उन्होंने इंदिरा गांधी के राज कौशल की भी तारीफ करी थी कि किस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो फाइनली बच्चों अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 के, जो कि हमारे सैंपल पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का विश्व पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको बताना है। तो जब भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए तो जो मेन हाईलाइटेड चीज हो रही है ना उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो यहाँ पर वैश्वीकरण की बात हो रही है तो आपको ये तो बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर खुला व्यापार संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैश्वीकरण का विश्व पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। तो देखिए बच्चों, वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि अब पहले की तरह आयात यानी इंपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते थे। यानी कोई भी देश किसी के साथ भी व्यापार आसानी से कर सकता था। पूंजी की जो आवाजाही या प्रवाह था उसमें भी वृद्धि हुई, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे, निवेश करता थे, वे अपना पैसा किसी भी देश में निवेश कर सकते थे। खास तौर पे जो विकासशील देश थे भारत जैसे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। आज के समय आप देख सकते हो ना, कितनी सारी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही है, चाहे वो खान पान के क्षेत्र से हो, पहनावे के क्षेत्र से हो या फिर टेक्नोलॉजी के। तीसरा है कि विचारों का विस्तार हुआ, जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सेवाएं जुड़ गई तो एक देश से दूसरे देश का जो कम्युनिकेशन था वो काफ़ी आसान हुआ। लेकिन यहाँ पर इसके 2 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कि उल्लेखनीय ये था कि वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह की तरह लोगों की जो आवाजाही थी ना वो कम रही, क्योंकि विकसित जो देश थे वह अपने वीज़ा जो उनकी नीति थी, पॉलिसी थी, वह आसान नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि जो अन्य देशों के नागरिक हैं उनके नागरिकों की नौकरी ना छीन ले या हथियार ले, तो इसलिए उन्होंने वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा हार्ड रखा ताकि सभी लोग जो छोटे देश वाले हैं वह विकसित देशों में आगे तो उन देशों के नागरिकों को लॉस हो सकता है। और यह भी उल्लेखनीय था कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के अलग अलग भागों में सरकारों ने एक समान आर्थिक नीतियों को तो अपनाया, लेकिन विभिन्न भागों में इसका परिणाम कुछ अलग ही आया, क्योंकि विकसित देश और विकासशील देश और साथ ही अल्प विकसित देश अगर तीनों एक तरीके से अपना रहे हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा था वो ज्यादातर विकसित देशों को हो रहा था, क्योंकि उनके पास संसाधन यानी रिसोर्सेज ज्यादा मात्रा में थे। ठीक है, और चौथा है कि वैश्वीकरण के कारण सरकारों के द्वारा कुछ जिम्मेदारियों से हाथ खींचने के परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग जो थे वह चिंतित थे और वह सामाजिक सुरक्षा कवच के द्वारा कमजोर लोगों के हितों की रक्षा करना चाहते थे। कहने का मतलब जो अमीर है वो अमीर हो रहा था, जो गरीब है और गरीब हो रहा था, तो इसलिए उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए जो वंचित थे, पिछड़े हुए थे। और लास्ट था कि वैश्वीकरण से व्यापार में हर देश को बेहतर बनाने के अवसर भी प्राप्त हुए। उन देशों के पास भी संसाधन है जिनके पास संसाधन की कमी होती थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि एक ऐसी कंट्री जिसके पास संसाधन नहीं है, एक ऐसी विकसित कंट्री उसके देश के अंदर अपना इन्वेस्ट करेगी, रिसोर्सेज लगाएगी, तो वहां पर क्या आएगा, व्यापार बढ़ेगा, लोग इंटरेस्टेड होंगे, नौकरियां मिलेगी तो उत्पादन होगा। तो ये सभी चीजें वैश्वीकरण की ही देन थी। आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से जरूर समझ आ चुकी होगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सैंपल पेपर फर्स्ट। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर कोई आपको गलती लगे तो आप कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। आप अपना ऐसी प्यार जरूर दिखाना ताकि हमारा हौसला बने रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट
प्रोवाइड करा सकूं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सबके आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।